हाय स्टूडेंट्स, मैं कुमार जायसवाल। आज आपके सामने यूनिट 3 की लेक्चर नंबर 8 के साथ आपके साथ आया हूँ। यूनिट 3 हमारी केमिस्ट्री का जो कि लेक्चर 8 आज से होगा, और इससे पहले हमने लेक्चर 7 में आपको पी ब्लॉक तत्व पढ़ाए हैं। और पी ब्लॉक तत्व जो थे उसमें हमने कुछ विशेषताएं, कुछ गुण उनके पढ़े थे। आज उन्हीं गुणों को लेकर फिर से हम आगे बढ़ेंगे, जो कि गुण जैसे कुछ वाक्य रह गए थे तो उनके बारे में आज हम बात करेंगे। ऐसे जो कि पी ब्लॉक तत्वों के बारे में जानना जरूरी होता है, हमने कुछ की बात भी की थी। जैसे हमने बात किया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है, तो प्रमाण आपको पता होना चाहिए प्रमाण कैसे बढ़ता है। तो आवर्त में जब बाएं से दाएं जाते हैं, हम आवर्त में जब जाते हैं तो प्रमाण बढ़ता है। और दूसरी बात हमने बताया था प्रमाण भार तो आवर्त के साथ तो अलग अलग होता है। धात्विक लक्षण हमने बताया था ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, बाएं से दाएं जाने पर घटता है। धनात्मकता मैंने बताई थी बाएं से दाएं जाएंगे तो घटेगी, ऋणात्मकता मैंने बताई थी कि बाएं से दाएं जब जाएंगे तो बढ़ेगी। और इसके साथ हमें बताया था वैद्युत विभव, बताया था हमने विभव के बीच का जो अंतर होता है, जिनका सबसे ज्यादा निगेटिव होगा, यानी जो धात्विक लक्षण ज्यादा रखेंगे उनका सबसे ज्यादा निगेटिव होगा। यानी ऊपर से नीचे जाएंगे तो धातुएं नीचे को मिलती है धात्विक लक्षण, यानी कि इनका जो लक्षण हो जाएगा विद्युत विभव का, वैद्युत विभव नीचे वाले तत्वों के पास ज्यादा होगा, ऊपर वालों के पास कम, ज्यादा माइनस में होगा। माइनस मतलब यानी प्लस में अगर पूछे तो ज्यादा इनका होगा आधात्मों का, लेकिन हमें जरूरत है सबसे ज्यादा नेगेटिव वो होते हैं जिनके पास माइनस वैद्युत विभव होता है। तो माइनस इनके पास ज्यादा होगा, प्लस इनके पास ज्यादा होगा। प्लस वैद्युत विभव जैसे हमने लिखा था लिथियम का लिखा था Li3.04, ऐसे मैंने लिखा था। सोडियम का लिखा था, इसके बाद सोडियम का 2.024 कुछ समथिंग लिखा था, माइनस का था, ये चार्ज है, ये माइनस है। तो इस तरह जिसका जितना ज्यादा माइनस होगा उतना ज्यादा वो धात्विक लक्षण रखेगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसके साथ ही मैंने बंधन ऊर्जा और आयनन ऊर्जा की बात की थी। बंधन ऊर्जा और आयनन ऊर्जा दोनों बाएं से दाएं जब जाएंगे आधातुओं की तरफ तो दोनों बढ़ती हैं, ऊपर से नीचे जाएंगे धात्विक लक्षण बढ़ते हैं, इसलिए दोनों ऊर्जाएं भी क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। यानी जब धातुओं से अधातुओं की ओर आते हैं तो ऊर्जाएं बंधन ऊर्जा हो या आयनन ऊर्जा हो वो बढ़ेगी। अगर ये बात समझ में आ गई थी तो ठीक है, अगर नहीं आई है तो आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा एक बार, लेक्चर नंबर 7 जो हमने बता रखा है। और अपचायक क्षमता मैंने बताया था, जिसका धात्विक लक्षण ज्यादा होगा वो अपचायक क्षमता ज्यादा रखेगा, और उसी की ऑक्सीकरण क्षमता भी ज्यादा होगी। तो ध्यान दीजिएगा, आज हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है इसके बारे में आज समझाएंगे अच्छे से। तो आज का हमारा पॉइंट हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या। अगला पॉइंट हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या। पी ब्लॉक तत्वों के गुण नहीं पढ़ रहे हैं। अगला पॉइंट जो भी होगा आपको पॉइंट नंबर डाल दीजिएगा, 6-7 जो भी होगा। हमने कुछ बताया था ऑक्सीकरण संख्या को कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, शॉर्ट फॉर्म में एनओ लिख देते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ध्यान दीजिएगा। हमने बताया था ऑक्सीकरण संख्या या संयोजकता की बात करने का, तो संयोजकता क्या होती है, कोई तत्व कितने इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है ये उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है पॉजिटिव की, और जो कोई तत्व कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है ये उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है निगेटिव की। यानी अगर हम बात करें जैसे Na की बात करें, हमने इससे पहले बात किया था Li की बात करें, Mg की बात करें और Ca की बात कर लें। इनके पास ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो एक प्लस चार्ज देते हैं, ये भी एक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं ये एक प्लस चार्ज देते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं ये दो प्लस चार्ज ले लेते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन त्याग के ये भी दो प्लस चार्ज ले लेते हैं। अगर हम पूछे कि ऑक्सीकरण संख्या बताइए तो आप बता सकते हो कि जितने प्लस चार्ज है उतनी ऑक्सीकरण संख्या होगी। तो एक प्लस चार्ज है एक होगी, लेकिन पूछे अगर प्लस की है या माइनस की तो आप देख बता सकते हो इसमें चार्ज कौन सा होगा। अगर प्लस चार्ज है तो ये प्लस की ऑक्सीकरण संख्या, अगर माइनस होती तो माइनस की भी और बता देते हैं। इसकी भी +1 हो जाएगी, इसकी +2, इसकी +2। अगर हम यही बात करें जैसे हम बात करें ऑक्सीजन की, O- क्यों होता है अभी बताएंगे। ये दो इलेक्ट्रॉन ले सकता है Cl- F-। अगर इनकी बात करें या फिर हम यहाँ पे ले लें कार्बन -, 4 कार्बन। अब इसकी बताइए कि ऑक्सीजन संख्या कितनी है, तो आप क्या बताओगे कि इसकी जितने इलेक्ट्रॉन इसने लिए उसकी ऑक्सीजन संख्या ये होगी, लेकिन इसने कितने लिए तो हम बताएंगे 2 लिया। कौन सी लिया है तो माइनस चार्ज आया, और माइनस चार्ज आया जिसके लिए माइनस ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। मैंने बताया था ऑक्सीकरण संख्या प्लस या माइनस हो सकती है और शून्य भी हो सकती है, लेकिन संयोजकता जो होती है वो ना तो प्लस माइनस होगी और ना कभी शून्य होगी। ये चीज ध्यान रखिएगा। ये ऑक्सीकरण और संयोजकता में अंतर भी पूछा जाता है। तो आगे देखिएगा इसके कितने ऑक्सीकरण संख्या है, तो आप क्या बताएंगे एक है, एक चार्ज है तो एक है, और माइनस चार्ज इसलिए माइनस की ऑक्सीकरण संख्या। इस पर क्या बताएंगे
तो इस पर F माइनस है, ये माइनस का हो जाएगा और एक ही चार्ज है। यहाँ पर कितने हैं? 4 आ गए इसमें, 1 2 3 4 4 है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको -4 ऑप्शन कह सकते हैं, हालांकि ये प्लस भी बताता है लेकिन बताते हैं आगे। तो अब ध्यान दीजिएगा ऑप्शनल संख्या है क्या, इसको नोट नहीं करना है आपको, सिर्फ समझना है। अगर हम बात करें यहाँ पर ऑक्सीजन संख्या, तो ऑक्सीजन संख्या हमने पहले भी बता दी है, ध्यान दीजिएगा। सीधे हम पॉइंट पे आते हैं और ध्यान दीजिएगा ऑक्सीजन अभी हमने बताई है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तथा क्लोरीन को छोड़कर अन्य सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या n से लेकर n-8 तक, ये चीज ध्यान रखिएगा, n से लेकर n-8 तक होती है, जबकि अगर ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2, फ्लोरीन की -1 तथा क्लोरीन की भी -1 होती है, -1 होती है। तो आगे ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब यहीं पर अगर हम बात करें, परंतु अक्रिय गैसों की ऑक्सीजन संख्या नहीं होती, अक्रिय गैसों की ऑक्सीकरण संख्या नहीं होती, क्योंकि ये ना तो इलेक्ट्रॉन त्यागती है और ना ही ग्रहण करती है। निष्क्रिय कहा गया है, अक्रिय है, यानी ना कोई क्रिया करती है, ना ही किसी से संयोग करती है, तो इसलिए इनकी ना तो संयोजकता और ना ही ऑक्सीजन अवस्था होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन संख्या अगर बात करें, ऑक्सीजन, क्लोरीन, क्लोरीन छोड़ दें तो जितने भी तत्व होते हैं वो n से लेकर n-8। अब ये n क्या है, जैसे हम मान लेते हैं किसी तत्व की ऑक्सीजन संख्या, हम मान लेते हैं n बराबर 4 है, 4 है, तो 4 को अगर हम माइनस में ले जाएं, जैसे हम बात करें कार्बन, कार्बन जो है उसकी 6 क्रमांक होता है इसका। अब देखिए कैसे बॉन्ड बनता है, ये ऑक्सीजन संख्या है क्या, इलेक्ट्रॉन क्या है और कैसे क्या है, इसको एक बार जरा जानिएगा। तो जैसे कार्बन है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास अगर हम यहाँ पे लिखें 1s2 2s2 2p2 हो जाता है। अब इसके अगर हम ऑर्बिटल बनाएं, पहले इसको मिटा लेंगे p4, अगर हम ये बनाएं, ये s ऑर्बिटल, ये 2s ऑर्बिटल, ये 1s, ये 2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब p वाला ये है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हम देखते हैं। ये इसकी आग अवस्था यहाँ पर थोड़ा समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन कैसे बॉन्ड, तत्व कैसे बॉन्ड बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसके पास पहली कक्षा देखिएगा पूरी भरी हुई है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, दोनों भरे हुए हैं। दूसरी कक्षा में इसकी, ये दूसरी कक्षा है 2 और 2, तो ये दूसरी कक्षा है 2 यहाँ 2 यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन है। और होने कितने चाहिए आपको पता है कि होने चाहिए 2 और 8 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर है कितना, तो 2,4 है। अब देखिएगा यहाँ पर 8 है, यहाँ 4 है, ये वाली पहली भरी हुई है लेकिन दूसरी वाली अधूरी है। दूसरी में कितने कम है, तो हम कहेंगे 4 इलेक्ट्रॉन कम है। 4 इलेक्ट्रॉन कैसे, ये होती है इसकी आर्द्र अवस्था, आर्द्र अवस्था। ये तत्व की आर्द्र अवस्था होती है। जब ये एक्साइटेड अवस्था में जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन जल्द की इस ऑर्बिटल में जाएगा और यहाँ पर एक क्रिया होती है हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। ये क्रिया हम आपको एक टॉपिक है इसका संकरण, उसको हम बाद में पढ़ाएंगे। यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉनों की जो संकरण होता है उसमें सभी इलेक्ट्रॉनों का आकृति आकार और जो ऊर्जा होती है वो बराबर हो जाती है। यहाँ पर क्या है, इसकी कम है तो दूसरे वाले की उससे ज्यादा ऊर्जा है, तीसरे वाले की उससे ज्यादा है, लेकिन वहां पर जब संकरण हो जाएगा तो सबकी ऊर्जा बराबर है। तो जब ये हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पे जाएंगे, सीधे हम बता दें कि ये इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे जाएगा तो ये 4 ऑर्बिटल हो जाएंगे। अब ये एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जाएगा तो 1 ये 2 ये 3 ये और 4 ये,
4 इलेक्ट्रॉन ये हो जाएंगे। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो इस अवस्था को उत्तेजित अवस्था कहेंगे। जब इनके सभी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बराबर ऊर्जा में तो इसको हाइब्रिडेशन कहेंगे। अब ये चारों एक एक तत्व से हाइड्रोजन जैसे ले लेते हैं तो ये सभी से बॉन्ड बनाएगा, किसी किसी तत्व से हाइड्रोजन हो या क्लोरीन हो या किसी से भी बॉन्ड बना लेगा। अब ये बन जाएगा अकेला C था और ये बॉन्ड कितने बना रहा है, 4 बना रहा है। अब हमने अगर H से क्रिया करवा दी तो ये H, ये H, ये H और ये H, अब ये 4 बॉन्ड बन गए। ये 4 बॉन्ड क्यों बने आपको पता चल गया कैसे बने, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी कितने, 8 होने चाहिए, 4 कम थे, 4 ही थे, 4 कम थे, 4 बॉन्ड इसने दूसरे से साझा कर लिया। ये होता है संकरण। अब हम अगर पूछे इसकी ऑक्सीजन संख्या आप क्या बताओगे तो ध्यान दीजिएगा, ये तत्व जो हाइड्रोजन है इसने इलेक्ट्रॉन इसको इससे लिया है, कार्बन से लिया है, जबकि कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिया है। जब कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर लेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, इसे ध्यान रखिएगा। तो इसकी ऑक्सीजन संख्या जो जाएगी वो -4 हो जाएगी। लेकिन अगर इसकी संयोजकता पूछी जाए कितने तत्वों से संयोग कराए, कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहा है, तो 1 2 3 और 4, ये 4 इलेक्ट्रॉनों से संयोग करा, इसलिए इसकी संयोजकता जो हो जाएगी संयोजकता 4 हो जाएगी। और संयोजकता ना तो प्लस में होती है ना माइनस में होती है, ये हमने एरो बताया है आपको। और ये जो है ऑक्सीजन संख्या ये माइनस में होती है, ऑक्सीडेशन नंबर ये माइनस में होती है। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम ये बता रहे थे हाँ कि इसकी जो ऑक्सीजन संख्या है जो n ये दिया है n बराबर हम अगर मान लेते 4 दिया है तो n-8 कह रहा है। तो n-8 का मतलब क्या है, n-8 का मतलब ये प्लस में अगर 4 8 इसमें से घटा दें -8 कर दें तो बराबर -4, ये -4 तक चली जाएगी। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब जिस तत्व का जितना होगा वो उसके माइनस तक जा सकता है इतना, तो ये चीज आपको ध्यान रखिएगा। कौन सा तत्व कितने इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है या ग्रहण कर सकता है, यही उसकी ऑक्सीजन संख्या होगी और यही उसकी संयोजकता होगी। अगर प्लस या माइनस में पूछा जाए तो आप अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो माइनस में उसकी ऑक्सीजन संख्या होगी, और अगर त्याग कर रहा है तो उसकी प्लस में ऑक्सीजन संख्या होगी। और अगर उस आपसे सिर्फ संयोजकता पूछी जाए तो ऑक्सीजन संख्या प्लस माइनस हो सकती है, संयोजकता कभी प्लस माइनस नहीं हो सकती, और ना ही संयोजकता कभी शून्य हो सकती है, ऑक्सीजन संख्या शून्य हो सकती है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये था हमारा ऑक्सीजन का पॉइंट। हमने ऑक्सीजन पहले भी बता दिया है, इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण होते हैं तो ऑक्सीजन होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन जब त्याग होते हैं तो ऑक्सीजन होता है, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं तो अपचयन होता है। लेकिन ऑक्सीजन दोनों प्रक्रियाओं में अगर पूछा जाए तो ऑक्सीजन संख्या, तो ऑक्सीजन संख्या 2 प्रकार की मैंने बताई, एक प्लस एक माइनस। प्लस तो होगी, माइनस होगी, आपने जानते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा हमारा संयोजकता की बात करें तो हमने बता दिया जितने इलेक्ट्रॉन कोई तत्व साझा करेगा। ध्यान दीजिएगा, कुछ तत्वों की संयोजकता बता देते हैं, जैसे यहाँ तत्व दिए हैं और इधर संयोजकता हमने पहले भी बात कर ली है इस पर। अगर हम बात करें संयोजकता क्या है, तत्व क्या है, जैसे हमने हाइड्रोजन की बात की, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, और इसके पास 2 प्रकार के गुण होते हैं, धातुओं का भी और अधातुओं का भी, इसलिए त्याग भी सकता है और ले भी सकता है और दे भी सकता है, यानी ग्रहण भी कर सकता है। तो इसकी संयोजकता एक ही होगी, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन या तो दे देगा या तो किसी से ले लेगा, तो इसका पेयर बन जाएगा, जोड़े का इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। और जोड़े के बॉन्ड क्यों बनते हैं ये आप लोग ध्यान रखिएगा। कोई तत्व अपना स्थायित्व पाने के लिए बॉन्डिंग करता है। बॉन्डिंग का मतलब जैसे किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अंतिम कोष में, उसके पास अगर 7 हैं तो एक इलेक्ट्रॉन किसी न किसी से लेना चाहेगा, और इससे क्या होगा कि उसका जो स्थायित्व है वो ज्यादा मजबूत हो जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, मजबूत वो ज्यादा हो जाएगा, और उसको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे हाइड्रोजन हो गया, कि हीलियम अक्रिय गैस मैंने बता दिया, अक्रिय गैस कभी बॉन्ड नहीं बनाती। इसके बाद लिथियम की बात करें तो लिथियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और धनात्मक है ये, तो इलेक्ट्रॉन एक ही होगा, तो ये एक संयोजकता दिखाएगा, एक ही बॉन्ड बनाएगा। जैसे हम बात करें, ये हम H ले लेते हैं और ये Cl ले लेते हैं, एक H बॉन्ड बना रहा है एक Cl से, ये ध्यान रखिएगा। एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, एक इसका इलेक्ट्रॉन था एक इसका इलेक्ट्रॉन था, तो ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। लिथियम है, लिथियम अगर हाइड्रोजन से जुड़ जाए, जैसे Li है और ये अपना इलेक्ट्रॉन लिए हुए और इधर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये अगर इससे चाहे तो एक बॉन्ड बना सकता है, ये बॉन्ड बन जाएगा, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये लिथियम का, तो ये भी एक संयोजकता। ध्यान दीजिएगा क्या है, एक बॉन्ड बनाना है तो एक संयोजकता, 2 बॉन्ड बनाएगा तो 2 संयोजकता। लिथियम के बाद हम सोडियम की बात करें, वैसे है तो बोरान की, चलो पहले देख लेते हैं। बोरान की संयोजकता मैंने बताई, अभी मैंने बताई p ब्लॉक का तत्व है और ये n से लेके n-8 तक के संयोजकता रख सकता है, तो n से लेकर n-8 तक, ये चीज ध्यान रखिएगा। n-8 का मतलब है ये 5 भी रख सकता है, 4 भी रख सकता है, 3 भी रख सकता है, 2 या कुछ भी रख सकता है, ध्यान दीजिएगा। बोरान के बाद अगर कार्बन के पास जाए तो कार्बन की संयोजकता इसकी जो होगी
वो कितनी दूर है, यानी 5 कह सकते हैं। ये अक्रिय गैसों से कितने वर्ग दूर है, ये आप देख के बता सकते हैं कितनी दूर है। जैसे यहाँ देखिएगा, ये है बोरान हमारा, और ये इस अक्रिय गैस से कितनी दूर है ये आप देखिए। तो 1 2 3 4 5 वर्ग दूर है, इसलिए 5 मान बनाएगा। अगर हम कार्बन देखिएगा, कार्बन कितने वर्ग दूर है, इस वाले इसको छोड़कर फिर यहाँ से 1 2 3 4 कदम दूर है, यानी 4 वर्ग दूर है। तो इसको हम कह सकते हैं 4 मान बनाएगा। 4 संयुक्ता, ये 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और दे भी सकता है। क्यों? क्योंकि ये अधातु है, और ये मैंने ऑक्सीजन और फ्लोरीन के अतिरिक्त मैंने बता दिया है, क्लोरीन और ऑक्सीजन फ्लोरीन इन तीनों के अतिरिक्त मैंने बताया कि ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं, क्योंकि ये अधातुओं के जैसे और उपधातुओं के पास है, इसलिए उपधातुओं के भी कुछ गुण पाए जाते हैं, यानी कुछ धात्विक गुण भी पाए जाते हैं, इसलिए ये ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। है तो नहीं अधातु, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं, लेकिन ये अब इसके पास 2,5, अगर आप चाहें 2,5 लिख सकते हैं, तो इसके पास 8 होने चाहिए थे अंतिम कोष में, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यानी ये कितने इलेक्ट्रॉन कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाएगा। और ये प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस और देगा तो प्लस, ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करें ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ना तो ऑक्सीजन की 8 होती है, 8 क्या है? 2,6। आप इस तरह से देख सकते हैं कौन सा तत्व कितने बॉन्ड बनाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 क्रमांक 8 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 हो जाएगा। पहली कक्षा पूरी भरी हुई, दूसरी में कितने कम है? 8 होने चाहिए थे, क्योंकि आपका नियम क्या है? 2,8,8 ये होना चाहिए, ऐसा नहीं है, इसलिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कम, तो इसकी संयोजकता जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। आप लोग ऐसे देख सकते हो, किसी भी तत्व का क्रमांक उठाकर इस तरह से रख के देख लो। अब अगर जितने इलेक्ट्रॉन कम है अंतिम कक्षा में, उतने वो बॉन्ड बनाएगा। जैसे यहाँ पर हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन की Cl है, Cl17 है, Cl17 है, तो 2,8,7 हो जाएगा। 7 हो जाएगा, तो जैसे 8 2 10 7 17 हो गया, एक कम है, तो ये एक बॉन्ड बनाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन क्या है? क्लोरीन F ये होता है 9, ये दिया गया है। क्लोरीन की बात करें तो इसके पास 2,7 होते हैं। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि इसी के वर्ग का है, इसलिए ये क्लोरीन और ये क्लोरीन दोनों आसपास एक ही वर्ग में है, इसलिए इसका भी साथ, इसका भी साथ। जैसे बात इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, ये भी एक बॉन्ड बनाएगा। ये होगी संयोजकता, ये होगी संयोजकता। आप देख लीजिए इस तत्व की कितनी संयोजकता है, आप लोग आपके सामने दिया गया है, देख सकते हैं। अब आगे बात करेंगे आयन को। वीडियो ज्यादा बड़ी हो फिर थोड़ा जल्दी करें। आयन विभव मैंने पहले ही बता दिया, आयन विभव होता क्या है। अगला पॉइंट हो जाएगा आयन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब एक चीज हमारी ध्यान रखिएगा जरा यहाँ पर, कि जो इनका आयन विभव होता है वो अलग अलग तत्वों का होता है और अपेक्षाकृत रूप से होते हैं। यहाँ पर देखिएगा पी ब्लॉक तत्वों का आयन विभव अपेक्षाकृत उच्च होता है। आयन विभव क्या है हम बता दें आपको। पी ब्लॉक तत्व जो होते हैं, हमने कल बताया था कि कोई अगर परमाणु है, इसके बीच में नाभिक है और ये बाहर कक्षाएं हैं, अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ऊर्जा बाहर हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो ऊर्जा बाहर जाएगी। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि अगर हम ऊर्जा डाल रहे हैं, अगर ऊर्जा डाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन अगर डाल रहे हैं तो ऊर्जा बाहर, और अगर ऊर्जा डाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर होगा। अब यहाँ पे जो ऊर्जा ये बदल रही है, इसी ऊर्जा का कुछ नाम दिया गया है। अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, यानी किसी तत्व से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो उसके लिए जो ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, ये ऊर्जा आयन विभव कहलाती है, या आयन ऊर्जा कहलाती है, ये आयन ऊर्जा कहलाती है। और यहाँ पर जो ऊर्जा निकलेगी, अगर इलेक्ट्रॉन डालेंगे, क्योंकि डालेंगे जैसे Cl है प्लस एक इलेक्ट्रॉन डाल के, ये बन गया Cl माइनस। लेकिन यहाँ पर क्या है, जैसे Na है, Na के पास हमने इसे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो एक Na बन गया प्लस है, और साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा। तो बाहर हो गया तो यहाँ पर जो ऊर्जा का परिवर्तन हुआ वो आयन विभव, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा जा रहा है, जोड़ने के लिए मैंने बताया जो ऊर्जा निकलेगी वो बंधन ऊर्जा होती है, बंधन ऊर्जा होती है। इस चीज को आप अच्छे समझ लीजिएगा, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बता रखा है। तो ये होता है आयन विभव। अपेक्षाकृत क्या होती है, यानी आप समझिएगा ऊंचे क्यों होते हैं, क्योंकि ये धात्विक कक्षण जिसके पास ज्यादा होगा, अगर उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, मैंने बंधन ऊर्जा की बात की, तो ये जो होती है बंधन ऊर्जा की अपेक्षाकृत ज्यादा होती है।
क्यों? क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन इसे निकालना है तो इनको बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से त्यागते नहीं ना, इसलिए तो इनको अगर एक इलेक्ट्रॉन इसे निकालना है तो बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसलिए कहा गया कि आयन ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। तो इनके कुछ आयन ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, फर्स्ट आयन एनर्जी इनको नोट कर लेते हैं। तो आयन विभव और आवर्त देख लेते हैं, आवर्त में इलेक्ट्रॉन वोल्ट या आयन ऊर्जा क्या होती है देखते हैं। एक तरफ देखते हैं तत्व, यहाँ पर हो जाएगा तत्व और इधर हो जाएगा आयन विभव, आयन विभव या इसी को आई फर्स्ट कह सकते हैं, आयनेशन फर्स्ट। बताएंगे आई फर्स्ट क्या है और सेकंड क्या है, हमने पहले बता दिया। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो उसके लिए जो ऊर्जा परिवर्तन आया यानी ऊर्जा जो देनी पड़ी वो आयनेशन पोटेंशियल फर्स्ट होती है। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला उसी में से तो सेकंड आयनेशन एनर्जी हो जाती है। यहाँ पे तत्वों की बात कर लें, अगर इसी की बात कर लें, यही जो तत्व दिए गए हैं तो क्या होगी, ध्यान दीजिएगा जरा। बोरान हो जाएगा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और नियान तो हमारा पता है आपको, नियान अक्रिय से नियान लिख लेते हैं, कोई मतलब नहीं है, नियान के लिए कोई परिवर्तन ऊर्जा का नहीं होगा। तो इनके लिए कुछ मान दिए गए हैं, उनको हम लिख लेते हैं आयन ऊर्जा। तो इसका हो जाएगा 8.3, इसका 11.26 और इसका 14.53, इसका हो जाएगा 13.67। इतनी चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। 6-7 कह सकते हैं या 6-2 कह सकते हैं, 6-2। इसका हो जाएगा 17.4 और इसकी मैंने बताई कुछ नहीं, क्यों? क्योंकि अब जानिएगा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि इसका आने वो धीरे पहले कम है, फिर धीरे धीरे इसका बढ़ रहा है, फिर इसका और बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे भी अचानक घट गया। कारण क्या? यही बताएंगे। 17.4 हो गया और बढ़ गया, नहीं लेकिन इसमें नाइट्रोजन और इन दोनों में ये घटा क्यों? ये आपको पॉइंट समझ में आना चाहिए। पूछा जाता है कि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन का आयन विभव जो होता है वो प्रथम आयन को फर्स्ट आयन में कम होती है, जबकि नाइट्रोजन की अधिक। क्यों? तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं छोटी सी बात बस एक मिनट के लिए समझ लीजिए। जैसे N है, इसका परमाणु क्रमांक 7 है, O है, इसका परमाणु क्रमांक 8 है। अगर हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करें 1s2 2s2 2p, ये 3 हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें 1s2 ऑक्सीजन की 1s2 2s2 2p 4 हो जाएगा। अब यहीं से आप समझ लीजिए बस क्या होता है, हमारी बात ध्यान से समझिएगा। पहले एक पॉइंट ये समझो कि किसी भी तत्व का अंतिम ऑर्बिटल या तो पूरा भरा हो और या फिर आधा भरा हो। अगर ऐसी स्थिति है तो वो ज्यादा मजबूत होता है। कैसे? ध्यान दीजिएगा, इसका अगर हम ऑर्बिटल बना लें, इस वाले का, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मैंने बनाया 2, दूसरी कक्षा ऑर्बिटल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 3। हम 3 इलेक्ट्रॉन रख लेते हैं, 1 2 और ये 3। लेकिन यहाँ पर कितने हैं? ये 2p 4, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 और ये 4। अब आप बताइए ये पूरा भरा हुआ है या आधा? ये पूरा भरा हुआ है, ये आधा। तो आप क्या बताएंगे? ये वाला आधा भरा हुआ है और ये वाला आधा ना तो भरा है ना पूरा भरा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन खाली है। अगर आधा होता तो 3 होते और पूरा होते तो 6 होते। ये तो है 3, लेकिन यहाँ पर 4 है, अर्थात ये जो ऑर्बिटल है ये कम मजबूत है, कम मजबूत है। तो इससे जो ये वाला इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा, इसका जो ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे नाइट्रोजन का, ध्यान दीजिएगा ये वाला मैंने लिखा है, इससे इलेक्ट्रॉन अगर निकाल रहे हैं तो थोड़ी सी ऊर्जा देंगे, ये निकल आएगा। ये ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन अगर ये वाला है, ये वाला ज्यादा मजबूत है, ये वाला मजबूत ज्यादा है। अगर इसमें से हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे इसमें से, तो इसको ऊर्जा कम, इसमें से ऊर्जा कम निकलेगी। ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो ऊर्जा क्या होगी? डालनी पड़ेगी। इस चीज को समझिएगा। NP3 कुछ गलत नहीं है। हाँ, ये नाइट्रोजन वाला है, इस नाइट्रोजन वाला है NP3, ये ज्यादा मजबूत है, इसको ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। अब यहीं से देखिएगा, ये मजबूत ज्यादा है इसलिए इसको ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। तो इसको लगभग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देंगे, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा देंगे तो 14.53 देनी पड़ेगी। लेकिन यहीं पर अगर इसको देनी है तो इसको कम ऊर्जा देना पड़ेगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देनी पड़ेगी। इसलिए ये आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा कम ऊर्जा में, लेकिन ये वाला ज्यादा मजबूत है इसलिए ये आसानी से नहीं निकलेगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है 12 में, कि क्या कारण है कि प्रथम आयन विभव ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का
दोनों में अपेक्षा दी जाती है कि प्रथम आयन में वो नाइट्रोजन का अधिक होता है जबकि ऑक्सीजन का कम। क्यों? तो क्या बताओगे आप? तो बताओगे कि नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसमें अर्ध ऑर्बिटल भरा पाया जाता है, जबकि इसमें अर्ध ऑर्बिटल कम होता है ना फुल। यानी हम ये सीधे कह सकते हैं कि किसी तत्व का परमाणु ऑर्बिटल जब तक के आधा या पूरा नहीं भरा होगा तब तक वो मजबूत नहीं होगा। बस सीधे तो ये आपका आयन होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। आप इसको नोट में चाहे तो डाल लीजिएगा, हमने लिख दिया। तो ये हो गया आपका आयन को। अब आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी हो जाएगी परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या क्या है? मैंने पहले ही बता दिया। परमाणु त्रिज्या क्या है इसके बारे में जानते हैं। परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई, रेडियस या त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है ध्यान दीजिएगा। एक परमाणु होता है और इसके बीच में नाभिक होता है। अब नाभिक से कक्षक तक की जो दूरी होगी, अंतिम कक्षक तक की, चाहे इसके पास एक कक्षा हो या दो हो या तीन हो, जो नाभिक से कक्षक तक की दूरी होती है इसे ही त्रिज्या कहते हैं। तो किसी पदार्थ की त्रिज्या क्या होती है या हम पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, परमाणु त्रिज्याओं की बात करें तो अपेक्षाकृत क्या होती है? छोटी होती है। पी ब्लॉक तत्वों की अपेक्षाकृत त्रिज्या छोटी होती है, इसको भी समझिएगा छोटी क्यों होती है। पहले आप लिखिएगा पी ब्लॉक तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। क्यों? कारण क्या? ध्यान दीजिएगा। जैसे हम अगर बात करें बोरान की, बोरान का हमने परमाणु बना लिया, ये नाभिक है, इसके बाहर कक्षाएं हैं, दो कक्षाएं हैं। दूसरा हमने बना लिया, हमने फ्लोरीन का लिया, ये दो कक्षाएं हो गई, ये के वाली और ये एल वाली। ये के और ये एल। हमारी बात को ध्यान से समझिएगा। अगर इसके पास यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, दो हो गए, 5 कार्बन के पास होंगे तो 3 इस वाले में होंगे, 1 2 और ये 3। लेकिन यहाँ पे कितने होंगे? 2 पहली कक्षा में होंगे, एक यहाँ और इसमें कितने होंगे? तो 2 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर किसी पार्टिकल को ले लें, अगर आप किसी पार्टिकल को या किसी एक मिट्टी के ढेले को ले लें, अगर उसमें कण बहुत पास हो जाए तो उसका आकार क्या हो जाएगा? अपेक्षाकृत त्रिज्या उसमें क्या फर्क पड़ेगी? तो ध्यान दीजिएगा, इसकी नाभिक से जो अपेक्षाकृत यहाँ तक की दूरी है, ये दूरी तो लगभग बराबर है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पर ये दूरी भी यहाँ भी बराबर भी दिख रही है हमें, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 9। तो अपेक्षाकृत इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर हम देखें, यहाँ पर इतनी ही दूरी में 5 इलेक्ट्रॉन जो है, इतनी ही दूरी में यहाँ पर 9 है। क्योंकि यहाँ पर घनत्व तो बढ़ रहा है, इसलिए त्रिज्याएं हमारी क्या हो जाएंगी? अपेक्षाकृत त्रिज्याएं छोटी हो जाएंगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर भी इससे ये तो थी, ये बड़ी थी, लेकिन धीरे धीरे जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक बढ़ती जाएगी, इस वाले में 5 इलेक्ट्रॉन है, अगले वाले में 6 हो जाएंगे, फिर 7 हो जाएंगे, फिर 8 हो जाएंगे, फिर 9 हो जाएंगे। यानी उसी कक्षा में बार-बार इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ रहा है, संख्या ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए उनकी त्रिज्याएं जो हो जाएंगी वो छोटी होती जाती है। ये चीज ध्यान रखिएगा आपको। तो इस तरह से जो घनत्व बढ़ने के कारण, यानी हम सीधे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ने के कारण इनकी परमाणु त्रिज्याएं जो होती है धीरे धीरे वो छोटी होती चली जाती है। तो ये इसी को मैंने लिखा है कि परमाणु त्रिज्याएं अपेक्षाकृत छोटी होती हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें, क्योंकि इनका घनत्व जो होता है, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ता है। ये तो हमने इधर से बाएं से दाएं जाने की बात करी थी, बाएं से दाएं जाएंगे तो अपेक्षाकृत त्रिज्याएं छोटी होती जाएंगी, क्योंकि घनत्व बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन का। लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे की बात करें, ऊपर से नीचे आएंगे तो आपको पता है यहाँ पर 2 कक्षाएं थी इस वाले में, यहाँ पर आएंगे तो 3 कक्षाएं हो जाएंगी, और यहाँ आएंगे तो 4 फिर 5 इसके बाद 6। तो जब 2 कक्षाएं थी इसके बाद 3, तो आकार बढ़ जाएगा अपने आप। तो जाहिर सी बात है ऊपर से नीचे जाने पर जाहिर सी बात बढ़ेगी, क्योंकि कक्षाएं बढ़ेंगी। ये चीज ध्यान रखिएगा, कक्षाएं बढ़ेंगी, या ये कह सकते हैं मुख्य क्वांटम संख्या n बढ़ रही है, तो कक्षाएं या n आते आगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, परमाणु त्रिज्याएं क्या होती हैं, इसको देखिएगा। जैसे आप यहाँ लिख रहे हैं
तत्व और परमाणु त्रिज्या। यहाँ पे तत्व कौन से हैं देखिए, यहाँ पे बोरान हो जाएगा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और यहाँ पे हम इधर नियान कर लेते हैं, नियान का कोई मतलब नहीं, नियान मिल रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो अब इनकी ऑक्सीजन संख्याएं क्या क्या होती हैं इनके बारे में हम जान लेते हैं जरा सा। तो अगर हम बात करें इनकी परमाणु त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में होगी, ध्यान दीजिएगा, एंगस्ट्रॉम में इनकी 0.88, इनकी 0.77, 0 पॉइंट लगा लीजिए, 0 पॉइंट लगा हुआ है, इसे ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा 0.70, ये 0.66 और ये 0.64। बड़ा आसान है, 88, 77, 70, 67, 64 आसानी से याद कर सकते हैं, इनकी परमाणु त्रिज्या आसानी से याद कर सकते हैं, एंगस्ट्रॉम में होगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। और नियान की कोई होगी नहीं, परमाणु क्रमांक आपको पता है, इसका 5 होगा, इसका 6, इसका 7, 8, इसका 9 और इसका 10, ये चीज ध्यान रखिएगा। विद्युत ऋणात्मकता की भी बात कर लेते हैं। विद्युत ऋणात्मकता कितनी होती है, तो इसको भी अपेक्षाकृत ऊंची होती है। अब विद्युत ऋणात्मकता मैंने बताया, ऋणात्मकता क्या है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता, क्योंकि माइनस चार्ज ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन, परमाणु माइनस चार्ज कब लेता है, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और ऐसी क्षमता इसके पास कितनी है इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ इसी के नीचे लिख लीजिएगा, चलिए ग्राफी बना लेते हैं। इनको क्या होगा, तो अभी मीटिंग डालिएगा। विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैंने कल लिखा ही थी इसको, लेकिन इसके बारे में थोड़ा ग्राफ बनाना है वो बना लीजिएगा। तो हमने बताया था कल कि अपेक्षाकृत उच्च होती है, पी ब्लॉक की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है अपेक्षाकृत क्या होती है, अपेक्षाकृत उच्च होती है। ग्राफ बना लीजिएगा, बस ये हो जाएगी विद्युत ऋणात्मकता। इसका कोई मात्रा नहीं होगा, बस इसका नाम लिख लीजिए क्या होता है। ये ध्यान आसानी से याद हो जाएगा। ये भी विद्युत ऋणात्मकता का सूत्र, कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता कितनी होती है, 2.04। अगर कार्बन सॉरी बोरान की, कार्बन की पूछी जाए तो 2.55, ये अगर पूछी जाए तो नाइट्रोजन की 3.04 और ऑक्सीजन की पूछी जाए 3.44 और अगर फ्लोरीन की पूछी जाए तो 4.00। यानी सीधे कह सकते 2.04, 2.55, 2.0, 3.04, 3.44 और ये ध्यान हो जाएगा। तो ये आसानी से आ जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन घनत्व की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन घनत्व हमने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन घनत्व बताया था कि इलेक्ट्रॉन को बांधने के लिए जो ऊर्जा निकलेगी वो क्या हो जाएगी, वो हमारी इलेक्ट्रॉन घनत्व हो जाएगी और ये अपेक्षाकृत भी ज्यादा ही होती है। तो बांस दाएं जब भी जाएंगे आपस में, बांस दाएं जब भी जाएंगे इस तरफ से इस तरफ जाएंगे तो इनकी अपेक्षाकृत ऊर्जाएं दोनों बढ़ती हैं, चाहे वो विद्युत ऊर्जा हो यानी आयनन ऊर्जा हो या फिर बंधन ऊर्जा हो। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ध्यान दीजिएगा। आगे अगर हम बात करें अब क्रियाशीलता क्या होती है, क्रियाशीलता की बात करते हैं। अब क्रियाशीलता रिएक्टिविटी, कितनी तेज ये रिएक्ट कर सकते हैं, इसी को कहते हैं रिएक्टिविटी।
तो ध्यान दीजिएगा अगर हम बात करें ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन के अतिरिक्त, यानी इनको छोड़कर अगर इन तीनों को छोड़ दें, अतिरिक्त अन्य सभी जितने भी होंगे, अन्य सभी कम अक्रियाशील होते हैं। इसे ध्यान रखिएगा। यानी अगर हम बात करें रिएक्टिविटी से ज्यादा किसकी होती है, तो ऑक्सीजन, क्लोरीन के अतिरिक्त, यानी इनको अगर इन तीनों को छोड़ दें, 1, 2 और ये 3, अगर इनको छोड़ दें तो बाकी जितने तत्व होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं। इसे ध्यान रखिएगा। और फिर आती है बात कि इनमें कुछ गुण होता है यौगिक बनाने की, तो यौगिक ध्यान दीजिएगा किस प्रकार के यौगिक बनाते हैं, तो उसको समझिएगा। यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, लास्ट पॉइंट होगा आपको यौगिक बनाने की प्रवृत्ति। यौगिक बनाने की प्रकृति, नेचर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, नेचर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, कैसे बनाते हैं यौगिक, ध्यान दीजिएगा इसको जरा सा। तो ध्यान दीजिएगा, पी ब्लॉक तत्व सहसंयोजक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, या बनाते हैं, सीधे कह सकते हैं, सीधे लिख सकते हैं, बनाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें जैसे H2O, CO2, NO2, NO कह सकते हैं, N2O, यही है लाफिंग गैस, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, इसे लाफिंग गैस भी कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ये जल, ये नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड। आगे अगर इस तरह से हम बात करें HCl, HBr, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान दीजिएगा, सहसंयोजक बात आती है, सहसंयोजक यौगिक की, ये है क्या, पहले इतनी बात अगर समझ में आ गई कि सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, तो अब इसको हम समझा रहे हैं, इतना नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं। सहसंयोजक समझ लीजिए बस। हमने बताया था आपको कल अगले लेक्चर में, इससे पहले वाले पिछले लेक्चर में, कि बंध जो होते हैं तत्वों में 3 प्रकार के बनते हैं। ध्यान दीजिएगा कौन कौन से, एक होता है सहसंयोजक, दूसरा होता है वैद्युत संयोजी, और तीसरा होता है उपसहसंयोजक, बंध। ये 3 प्रकार के बंध होते हैं, या सहसंयोजक यौगिक, वैद्युत संयोजी यौगिक और सहसंयोजक उपसहसंयोजक यौगिक भी कह सकते हैं, यौगिक कह सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, पहले यौगिक क्या है और बंध क्या है, पहले हमारी बात समझिएगा। सहसंयोजक जैसे हम कोई पदार्थ लेते हैं, ए पदार्थ है हमारा, इसका अपना इलेक्ट्रॉन है, एक पदार्थ है बी, इसका अपना इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों जब आपस में क्रिया करेंगे तो ये ए और अपना इलेक्ट्रॉन और बी अपना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से साझा कर लेंगे। इस प्रकार से जो बंध बनेगा, इस वाले बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा सहसंयोजक बंध। ये बंध जो है, बंध का मतलब है बॉन्ड, बंध का मतलब है बंध, या इसी को हम बॉन्ड कहते हैं, बॉन्ड मीन्स बंध या जोड़ा कह सकते हैं, जो एक दूसरे को जोड़ते हैं। ये और इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन जब अपना इलेक्ट्रॉन देंगे तो इस प्रकार के सहसंयोजक बंध बनाएंगे, और ऐसे जो सहसंयोजक बंधों से जो बने यौगिक होंगे वो सहसंयोजक यौगिक होंगे। छोटी सी बातों में एक लाइन में समझिएगा बस। वैद्युत संयोजी क्या होते हैं, एक तत्व है ए, इस पर प्लस चार्ज है, और दूसरा तत्व इसके साथ में है, एक तत्व है बी, इसके पास माइनस है, और माइनस होगा तो इसका अपना इलेक्ट्रॉन और साथ में किसी से लिया हुआ इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर ये अब आपस में संयोग करेंगे तो ये बनाएंगे ए
बॉन्ड बी, ये भी बंध बन गया। ये वाला जो बंध होगा इस प्रकार का जो बना हुआ है, जब वैल्यू संयोजी आवेश जब आवेश आपस में मिलेंगे तो जो बंध बनेगा उसे हम वैल्यू संयोजी बंध कहेंगे, इसे ध्यान रखिएगा और इसको कहीं पर नोट कर लीजिएगा। और तीसरा जो हो जाएगा, अगर हम कहें एक तत्व हमारा ए है, इसके पास कोई लोन पेयर है, एक तत्व है लोन पेयर, लोन पेयर का मतलब है इसके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है जो कि पेयर पड़ा हुआ है, जो किसी से बंध नहीं बना रहा है। बताएंगे कैसे, जैसे ऑक्सीजन के पास अगर हम बात करें, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो इनके पास एक लोन पेयर होता है, इनके पास दो लोन पेयर होते हैं। तो इसको भी बता देते हैं, अभी इसी वीडियो में बताया जाए। ये इनके पास लोन पेयर है और साथ में ये बी है, बी के पास कुछ नहीं है, ये बंध बनाना चाह रहे हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, इनके पास अधिकता है, ये आपस में जुड़ जाएंगे और ये बना लेंगे ए, और ये एरो से दिखाया जाएगा इस बॉन्ड को, और ये बनाएंगे बी। ये वाला जो बंध होगा ऐसे एरो से तीर से दिखाया जाता है, इसको हम कहते हैं उपसहसंयोजक बंध। और ऐसे जो जिस यौगिक में, यानी ऐसे यौगिक जो ए अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर बनते हैं वो सहसंयोजक बॉन्ड बनाते हैं, ऐसे यौगिक सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। जो यौगिक प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के मूलकों से मिलकर बने होते हैं वे यौगिक वैल्यू संयोजी कहलाते हैं। ऐसे यौगिक जिनमें कोई तत्व अपना एक पूरा लोन पेयर यानी जोड़े का इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले को देकर बनता है, तो इस प्रकार के जो बंध बनेंगे, इनसे बने हुए बंध के यौगिक उपसहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। यानी ये बंध हैं, ऐसे जो बंध बनाएंगे जो यौगिक, वो यौगिक वैसे प्रकृति के माने जाएंगे। तो अगर सहसंयोजी बंध बना रहा है तो सहसंयोजक यौगिक, अगर वैल्यू संयोजी बंध बना रहे हैं तो वैल्यू संयोजी यौगिक, अगर उपसहसंयोजी यौगिक बना रहे हैं तो उपसहसंयोजक बंध बना रहे हैं तो उपसहसंयोजक यौगिक। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वाले जो हैं ये वाले पी ब्लॉक में पाए जाते हैं, ये वाले जो तत्व हैं ये पी ब्लॉक में पाए जाते हैं ज्यादातर, पी ब्लॉक के तत्व ज्यादातर ये वाले बॉन्ड बनाते हैं। और जो एस ब्लॉक तत्व हैं, एस ब्लॉक के तत्व वो ये वाले बनाते हैं, और जो डी वाले होते हैं, डी और एफ ब्लॉक, वो इस प्रकार के बंध बनाते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट चाहे एक पॉइंट यहीं पर नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। लोन पेयर क्या होता है एक बार समझ लीजिएगा, लोन पेयर क्या है, ये जो हमने बताया लोन पेयर ये वाले इसी वीडियो में समझ लीजिएगा। लोन पेयर है क्या, जोड़े का इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर मतलब है जोड़े का इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा, इसको भी बता देते हैं, इसमें बस काम खत्म। पी ब्लॉक आपका यहाँ पर इंक हो रहा है। चलिए लोन पेयर क्या होता है ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीजन ले लेते हैं और एक नाइट्रोजन ले लेते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, इसका होता है 8। इलेक्ट्रॉन विन्यास पहले करेंगे 1s2 2s2 2p4, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। कुछ नहीं करना, हमें एक एक कक्षाएं देख लेनी पहले। ये पहली कक्षा इसकी हो गई, ये इसकी हो गई जो कि पूरी भरी है। अब इसकी ये दूसरी कक्षा है और इसकी ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन की ये दूसरी कक्षा। अब इसी को हमें काम है, इसका ऑर्बिटल बना लेते हैं। ये 2s ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये वाले और यहाँ पे ये p ऑर्बिटल हो जाएगा, ये 2p है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, ये आपको पता होगा कैसे बने 4। यहाँ पर अगर ले लेते हैं नाइट्रोजन का, तो इसका s वाला ऑर्बिटल ये हो जाएगा 2s, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ये 2p इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 3। अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, जो पहला ऑर्बिटल दिख रहा है ये पूरा भरा हुआ है, और यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, यानी हम अगर बात करें कौन तत्व कितने बॉन्ड बनाएगा, 2,6, इसको कितने बॉन्ड बनाने हैं, तो आप यहाँ पे देख बता सकते हो, एक ये किसी से बॉन्ड बनाएगा, एक ये किसी से बनाएगा, ये वाला जोड़े में है, तो ये वाला जोड़े में है और ये वाला जोड़े में है। अगर ऑक्सीजन को हम लिखेंगे इसी वाले को, ये ऑक्सीजन, और ये जो जोड़ा ये किसी से बॉन्ड नहीं बना रहा है, ये वाला यहाँ पर और ये वाला एक यहाँ पर, कहीं भी इस वाले को ऊपर रखो या नीचे, तो ये हो जाएगा इसका, ये दोनों इसके लोन पेयर हो जाते हैं। लोन पेयर है जोड़े का इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखिएगा कितने लोन पेयर, तो ऑक्सीजन के पास कितने होंगे, 2 लोन पेयर, क्योंकि 2 ही बॉन्ड बनाएंगे। ऑक्सीजन बॉन्ड कितने बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड ही बनाता है, चाहे ऐसे बनाए या फिर एक इधर H ले लो और एक इधर H ले लो, तो ये H2O बना लेगा, ये इसके 2 बॉन्ड हो गए इसके, तो ये 2 बॉन्ड बनाएगा। ये वाले इलेक्ट्रॉन दोनों बॉन्ड बनाते हैं जो कि युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी युग्म बनाएंगे, और ये वाले पहले से ऑलरेडी युग्म में है, जोड़े में है,
इसलिए इनको लोन पेयर कह दिया जाता है। दूसरे वाले को देखिएगा नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन जैसे हम देख रहे हैं तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन, एक ये बॉन्ड बनाएगा, एक ये और एक ये, तो हम कह सकते हैं एक ये बॉन्ड बनाएगा, एक इधर बनाएगा, एक इधर बनाएगा। लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन बच जाएगा है तो दूसरी कक्षा का ही, तो इसको हम यहाँ पर दिखा देते हैं, ये कहलाएगा, ये वाला जो है वो कहलाएगा लोन पेयर। दैट्स ऑल। आई होप कि समझ में आया होगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते रहिए और पढ़ाई अपनी विधिवत मेंटेन करते रहिएगा। जो भी कुछ पूछा जाता है इसी का आधार आपका टेस्ट भी हो सकता है और टेस्ट आपसे बताया जाएगा कब होगा। वीडियो को तब तक के देखते रहिए, नोट्स अपने कंप्लीट रखिएगा और राइटिंग में आपको अच्छे से अच्छी उपलब्धि प्राप्त करनी है, यानी अच्छी राइटिंग बनाइएगा और नोट्स अच्छे होने चाहिए आपके। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और अगली वीडियो हमारी जो होगी वो पी ब्लॉक हो चुका है हमारा, इसके बाद डी ब्लॉक और फिर इसके बाद लास्ट वाला एफ ब्लॉक होगा। तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे, बस इसके बाद ये टॉपिक हमारी ये खत्म हो जाएगी। तब तक के लिए गुड बाय।